बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम PSY 515 क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी का शॉर्ट लेसन नंबर 40 का आगाज़ करेंगे। तो लेसन नंबर 40 का नाम है मल्टी कल्चरल एजुकेशन एंड इमिग्रांट इंटीग्रेशंस। मॉड्यूल्स 159 से लेकर 161 इसमें शामिल है। लेसन इंटरेस्टेड है, ख़ासतौर पे इसमें ना इस लेसन नंबर 40 में बताया गया है कि किस तरह से जब आपको अपनी कंट्री में जो है वो डर हो आपकी लाइफ को लेकर, तो आप किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं, वहाँ पे पनाह हासिल करते हैं दूसरी कंट्री में। तो वहाँ की इमिग्रेशंस जब आपको मिल जाती है, सपोज़ अगर मुझे पाकिस्तान में डर है किसी किस्म का मेरी जान और माल का, तो मैं UK एम्बेसी या USA एम्बेसी से इमिग्रेशंस हासिल करता हूँ, पनाह मांगता हूँ। तो मैं वहाँ पे USA चले जाता हूँ, तो वहाँ पे एज अ पनाह गज़ीन, मतलब कि रिफ्यूगीज़ बन जाता हूँ, पनाह हासिल करने वाला बन जाता हूँ। तो वहाँ के भी कल्चर्स की जो एजुकेशंस होगी, या एक से ज़्यादा कल्चर्स की जो एजुकेशंस है या आको कल्चरेशंस है, वो किस तरह से मैं अडॉप्ट करूँगा। तो ये लेसन नंबर 40 में आप स्टूडेंट्स को बताया गया है। तो मॉड्यूल्स जैसा कि 159 से लेकर 161 इसमें शामिल है। तो लेसन का आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, सिंपल सी सादा सी, कि जो भी इस वीडियो को वॉच कर रहा है लेकिन अभी तक साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली प्लीज़ साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। और अगर आप मॉडर्न और इस्लामिक साइकोलॉजी के हवाले से जानने में इंटरेस्टेड है, तो इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में आपको इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक में भी फॉलो करें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में आपको इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक का लिंक भी मिल जाएगा। इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपकी भरपूर हमायत चाहिए इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल को लेकर। ओके, लेसन के आगाज़ में जो मॉड्यूल दिया गया है 159 वर्किंग विद इमिग्रांट्स के नाम से है। मतलब इसमें आपको ना बताया गया है कि साइकोलॉजिस्ट जो कि मुख्तलिफ इमिग्रांट ग्रुप्स के साथ काम करते हैं। इमिग्रांट से मुराद ये कि जिनको इजाज़तनामा मिल गया हुआ है, उस ग्रुप को इजाज़तनामा मिल गया हुआ है जहाँ पे वो रहना चाह रहे हैं। मतलब ये कि अगर मुझे इजाज़तनामा मिल गया है, काफ़ी मेरे साथ पीपल्स हैं और मेरे साथ मेरे जो लोग थे उनको भी इजाज़तनामा मिल गया हुआ कि मैं USA रह सकता हूँ, तो भी इमिग्रांट्स ये ग्रुप्स होगा। ओके, तो ख़ास तौर पर उन रेफ्यूजीज़ के साथ जो अपने होम कंट्री वापस नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये रेफ्यूजीज़ से मुराद ये कि पनाह हासिल करने वाले। अच्छा, ये क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि परसिक्यूशंस की वजह से होता है। मतलब ये है कि इनकी जानो माल का कोई ना कोई ख़दशा होता है, तो जिसकी वजह से ये नहीं जा सकते अपनी कंट्री में वापस। अब जैसे कि जो अफ़गानिस्तान में जो था वो तालिबान का बहुत तशद्दुद था, तो काफ़ी जो अफ़गानी थे उन्होंने माइग्रेशंस या इमिग्रांट्स हासिल की थी पाकिस्तान से कि वो पनाह हासिल कर सके, काफ़ी अफ़गानी लोगों ने। तो फिर पाकिस्तान ने जो था वो इमिग्रेशंस हासिल दे दी थी अफ़गानिस्तान के लोगों को, जिनको अपनी जानो माल का खदशा था। तो फिर कराची में रेफ्यूजीज कैंप्स बन गए थे अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए। तो साइकोलॉजिस्ट भी देखते हैं, मतलब कि जो क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजिस्ट होते हैं या कल्चरल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो इस चीज़ का मुताला करते हैं कि ये किस तरह से ये कल्चर्स को अडॉप्ट करते हैं या कल्चर्स को मुतासर करते हैं या नहीं करते। ओवरऑल जो है वो साइकोलॉजिस्ट मुख्तलिफ इमिग्रांट्स ग्रुप के साथ इस वजह से काम करते हैं। ओके, और इन्हें कई चैलेंजेस का भी सामना भी करना पड़ता है, जो मतलब कि रेफ्यूजीज होते हैं। ओके, आकोकल्चरेशंस में आप स्टूडेंट्स को बताया गया है कि आकोकल्चरेशंस वो प्रोसेस है जिसमें ना एक इंसान अपनी ना पुराने कल्चर्स के अलावा किसी न्यू कल्चर्स को ना अपनाने की कोशिश करता है। और इसका ये मतलब है कि हर इंसान ना मल्टीपल कल्चर्स को ना अप्रिशिएट और आइडेंटिफाई कर सकता है इंडिपेंडेंटली, यानी बिना एक दूसरे से कंपेयर किए। ओके, तो आकोकल्चरेशन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि हमने इन द स्टार्टेड कुछ ऐसे लेसन थे आकोकल्चरेशंस को लेकर भी,
हमने बहुत डीपली तौर पर जो था वो पढ़ा था। टाइप्स ऑफ एक्वाकल्चरेशंस की बात की जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक्वाकल्चरेशंस को ना चार कॉमन टाइप्स में ना डिवाइड किया जाता है। नंबर वन पे है एसिमिलेशंस, मतलब ये कि न्यू कल्चर्स के कस्टम्स को एक्सेप्ट करना और पुराने कल्चर्स को रिजेक्ट करना एसिमिलेशंस में आता है। सेपरेशंस की बात की जाए तो अपने ओरिजिनल कल्चर्स की वैल्यूज़ और कस्टम्स को परसीव करना और न्यू कल्चर से दूर रहना, तो ये सेपरेशंस में आता है। इंटीग्रेशंस में ये होता है कि दोनों कल्चर्स के की फीचर्स को ना एक्सेप्ट करना और दोनों को कंबाइन करना, तो ये एक्वाकल्चरेशंस की जो टाइप्स हैं ना इंटीग्रेशंस बहुत अच्छी भी है, लेकिन ये कि कंबाइन करना भी इसमें शामिल है इसी वजह से। अच्छा, फोर्थ जो एक्वाकल्चरेशन की जो टाइप है वो मार्जिनलाइजेशन है, मतलब ये कि दोनों कल्चर्स को ना रिजेक्ट करना और पुराने कल्चर्स को एक्सेप्ट करना और ना ही न्यू कल्चर्स को एक्सेप्ट करना, मतलब कि ना ही पुराने कल्चर को एक्सेप्ट करना और ना ही न्यू कल्चर को एक्सेप्ट करना, तो ये मार्जिनलाइजेशन में आ जाता है। ओके, तो क्रिटिक्स सुजेस्ट, मतलब कि जो तनकीद करने वाले हैं एक्वाकल्चरेशंस की टाइप्स पर, वो सजेस्ट करते हैं कि इस क्लासिफिकेशंस को ना एक्सपेंड करके सब कल्चर्स और कल्चरल इंटीग्रेशंस या इंट्रैक्शंस पर भी फोकस करना चाहिए। ओके, एक्वाकल्चरेटिव स्ट्रेस क्या है? तो आको कल्चरेटिव स्ट्रेस एक ऐसा एक ना साइकोलॉजिकल रिएक्शंस होता है। आको कल्चरेटिव स्ट्रेस एक साइकोलॉजिकल रिएक्शंस होता है जब इंसान अनफेमिलियर कल्चरल इन्वायरमेंट्स में ना एडजस्ट करने की कोशिश करता है, और इसका अक्सर ना कल्चर शॉक भी कहा जाता है। मतलब कि ना आको कल्चरेटिव स्ट्रेस का दूसरा नाम क्या है? कल्चर शॉक। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और ये जो टर्म है कल्चर शॉक, ये कम्प्लेक्स और अक्सर अनप्लीजेंट साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस को ना डिस्क्राइब करती है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात की जाए आको कल्चरेटिव स्ट्रेस को लेकर, तो ओबर्ग ने 1960 में ना अपनी रिसर्च में ये कंफर्म किया था कि न्यू कल्चर में ना आने वाले लोग ना जल्दी नेगेटिव साइकोलॉजिकल सिम्टम्स डेवलप कर लेते हैं। ओके, तो अब जाहिर सी बात है कि अगर नेगेटिव सिम्टम्स डेवलप होंगे, साइकोलॉजिकल जो नेगेटिव सिम्टम्स है, उससे क्या होगा? आपको कल्चरेटिव स्ट्रेस होगा, मतलब कि कल्चर शॉक पैदा होगा। और रिसर्च ने ये भी दिखाया है कि इमिग्रांट्स में साइकेट्रिक हॉस्पिटलाइजेशन रेट्स नॉन इमिग्रांट्स के मुकाबले में ना ज़्यादा होते हैं। और ये 1964 में ना फ्रीड ने अपनी रिसर्च में आइडेंटिफाई किया था। और ये लिंक क्लियर नहीं था, लेकिन ये पता चला कि सोशल और कल्चरल चेंजेस साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस का सबब बन सकती है, और ये बैरी एंड एनिस ने ना 1974 में ना अपनी रिसर्च में आइडेंटिफाई किया था। इमोशनल डिसऑर्डर्स की बात की जाए तो जितनी भी इमोशनल डिसऑर्डर्स है ना, जैसे कि डिप्रेशन और एंजाइटी, इमिग्रांट्स में ना देखे गए हैं और इनका डायरेक्ट रिलेशन कल्चर शॉक से है। ओके, तो ये इमोशनल डिसऑर्डर्स ज़्यादातर किस में पाया जाता है? जो जिनको इमिग्रांट्स मिल गया हुआ है। ओके, कम्युनिकेशन से बैरियर्स की बात की जाए तो रिसर्च से ये भी पता चला है कि यूएसए में ना अफ्रीकन एक्सचेंज स्टूडेंट्स को अपने प्रॉब्लम से कम्युनिकेट करने में ना मुश्किल होती है, और जिसका इनके एडजस्टमेंट्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और ये कॉन्स्टेंटी ने 2004 और 2005 में अपनी रिसर्च में आइडेंटिफाई किया था। बहुत बहुत से ना इमिग्रांट्स को ना फैमिली हॉनर या डिपोर्टेशंस का डर की वजह से ना हार्मफुल प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट बोलने में ना हेजिटेशंस होती है। अच्छा, ये डिपोर्टेशन से मुराद यही है कि जैसे कि मैं अगर डंकी मार कर मैं जाता हूँ किसी कंट्री में, या फिर मैं इलीगल रह रहा हूँ किसी कंट्री में, मुझे इमिग्रेशंस नहीं मिली, तो क्या होगा कि वो मुझे भी ये डर पैदा होगा कि मुझे वो डिपोर्ट कर सकते हैं, दोबारा मेरी कंट्री में वापस भेज सकते हैं, या फिर मुझे जुर्माना भी लगा सकते हैं, फर्दर ये कि कैद खाने में भी भेज सकते हैं। तो ये जो चीज़ होती है ना, ज़ाहिर सी बात है कि ये भी कम्युनिकेशंस का बैरियर्स के साथ साथ बहुत कुछ जो है ना वो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स का बाइस भी बना सकती है ऐसे पर्सनस के लिए जो इलीगल रह रहा हो। साइकोपैथोलॉजी इन इमिग्रांट्स की बात की जाए तो ये अजम्पशंस के ना सब इमिग्रांट्स को ना साइकोपैथोलॉजी होती है, और उस पर ना स्पेक्टिज़म्स है।
ठीक है ना। तो ये अजम्पशंस कुछ दी गई हैं। नंबर 1 पे क्या अजम्पशंस हैं? लर्निंग एक्सपीरियंसेस है। मतलब ये कि फोराहम और बोचनर ने ना 1986 में ना ये आइडेंटिफाई किया कि कल्चर शॉक को ना एक लर्निंग एक्सपीरियंसेस के तौर पर ना डिस्क्राइब किया है। जबकि हारी ट्रेडिंस ने ना 1994 में ना इसे क्रॉस कल्चरल इंटरेक्शंस में ना लॉस ऑफ कंट्रोल के तौर पर ना डिफाइन किया है। आगे इसमें बताया गया कि ये लॉस ना अक्सर माल अडेप्टिव होता है, लेकिन हमेशा सिग्निफिकेंट साइकोलॉजिकल इशू से ना लिंक्ड नहीं होता। रीसेंट पर्सपेक्टिव्स की बात की जाए, मतलब कि जो मौजूदा शवाहिद है लर्निंग एक्सपीरियंसेस को लेकर, तो आजकल की थ्योरी से कल्चर शॉक को ना एडजस्टमेंट प्रोसेस का हिस्सा समझती है जो पर्सनल डेवलपमेंट और ग्रोथ से जुड़ी होती है। और ये 1995 में ना पीटरसन ने अपनी रिसर्च में आइडेंटिफाई किया था। रिस्क फैक्टर्स फॉर इमोशनल इश्यूज की बात की जाए तो इसमें ना आपको बताया गया है कि एशियन अमेरिकन यूथ के ऊपर ना रिसर्च से ये पता चला था कि फैमिली कन्फ्लिक्ट्स और अकोकल्चरेशन की कमी स्ट्रेस और इमोशनल प्रॉब्लम्स है जैसे कि सुसाइड के सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर्स हैं। और लियो एट आल ने 2002 में ना रिसर्च में अपनी आइडेंटिफाई किया था। आजकल की रिसर्च स्ट्रेस फैक्टर्स सक्सेसफुल एडेप्टेशंस और साइकोलॉजिकल स्किल्स को ना फोकस करती है जो इमिग्रांट्स स्ट्रेस कॉपी करने के लिए डेवलप करते हैं। और ये मॉक एट आल ने ना 2007 और शुपे ने 2007 में अपनी रिसर्च में आइडेंटिफाई किया था। मज़ीद आपको साइकोडायनामिक साइकोथेरेपी के बारे में बताया गया। तो इमिग्रांट्स और रेफ्यूजीज के साथ ना साइकोडायनामिक साइकोथेरेपी में ना सोशल कल्चरल फैक्टर्स को ना समझना ज़रूरी है जो साइकोलॉजिकल प्रोसेस को ना शेप करते हैं। और ये इसमें शामिल क्या होता है? नंबर 1 पे माइग्रेशंस एंड अकोकल्चरेशंस, नंबर 2 पे सोशल लोकेशंस और आइडेंटिटी, और बाईकल्चरल और बाईलिंगुअल। अच्छा, ये बाईकल्चरल और बाईलिंगुअल से क्या मुराद है मुझे आप कमेंट्स में लाजमी बताएं। नंबर 2 पे है ट्रोमेटिक स्ट्रेस और कल्चरल आइडेंटिटी डेवलपमेंट वगैरह। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ना आमतौर पर ये साइकोडायनेमिक साइकोथेरेपी के तौर पर भी काम करती हैं। ओके, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल प्रोसेस को ना शेप करती हैं। ओके, इसलिए आगे है थेरापेटिक के कंसिडरेशंस। इसमें बताया गया कि थेरेपी में मॉर्निंग सेपरेशंस, लॉस और ट्रॉमा के थीम्स को कल्चरली इन्फॉर्म्ड पर्सपेक्टिव से ना एड्रेस किया जाना चाहिए। इंटरकल्चरल थेरेपी की बात की जाए तो रिसर्च ने ईस्टर्न यूरोपियन माइग्रेंट्स के लिए ना इंटरकल्चरल थेरेपी के स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस को ना एक्सप्लोर किया था। और इस रिसर्च में इस पॉपुलेशंस के सामने आने वाले यूनिक चैलेंजेस को ना एम्फसाइज किया गया था। और ये टेट सियाना ने ना स्टीवन ने 2021 में ना अपनी रिसर्च में आइडेंटिफाई किया था। ओवरऑल ये जो सब पॉइंट्स हमने जो ऊपर पढ़े हैं जितने भी, ठीक है, लर्निंग एक्सपीरियंस, रिसेंट पर्सपेक्टिव्स, फिर रिस्क फैक्टर फॉर इमोशनल इश्यूज, साइकोडायनामिक साइकोथेरेपी, थेरापेटिक कंसिडरेशंस, इंटरकल्चरल थेरेपी, ये सब पॉइंट्स एक साइकोलॉजिस्ट को ना समझने में ना मदद करते, ये समझाने में मदद करते हैं कि जब वो इमिग्रांट्स और रेफ्यूजीज के साथ काम करते हैं ना तो इनका कल्चरल इश्यूज और साइकोलॉजिकल नीड्स को ना समझने के लिए ये जो सारे पॉइंट है ना ये मदद करते हैं। ओके, आगे मॉड्यूल्स 160 कॉन्सेप्चुअलाइजेशंस क्रॉस कल्चरल एजुकेशंस के नाम से है। तो इसमें आपको बताया गया है कि क्रॉस कल्चरल एजुकेशंस का ना आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गई है। और ये एजुकेशनल प्रोसेस मुख्तलिफ कल्चर्स के बीच ना समझदारी को बढ़ाता है और ग्लोबल सिटीजनशिप को ना प्रमोट करता है और स्टूडेंट्स को ना कल्चरल डिफरेंसेस को समझने और अप्रिशिएट करने में ना मदद भी करता है। और इसमें बताया गया है, इस हैंडआउट्स में ना आपको बताया गया कि ओवरऑल मतलब कि इसमें ना जैसे कि मैं बता रहा था कि ये एजुकेशनल प्रोसेस ना मुख्तलिफ कल्चर्स के बीच ना समझदारी को बढ़ाता है और ग्लोबल सिटीजनशिप को प्रमोट करता है और स्टूडेंट्स को कल्चरल डिफरेंसेस को समझाने में और अप्रिशिएट करने में मदद भी करता है। और इस वाले हैंडआउट्स में ये ओवरऑल ये जो हैंडआउट है और इस हैंडआउट में ना क्रॉस कल्चरल एजुकेशन से रिलेटेड की कंसेप्ट को डिस्कस किया गया था
जो इसके ना हिस्टोरिकल रूट्स और कंटेम्परेरी सिग्निफिकेंस को ना ट्रेस करता है। आगे हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशनल ट्रैवल की बात की जाए तो इसमें ना ओरिजिन्स इन द रोमन रिपब्लिक के नाम से जो है वो ये पॉइंट दिया गया है। तो एजुकेशनल ट्रैवल की शुरुआत बहुत पुरानी टाइम से ना चल रही है और ये सोशल लाइफ और डेवलपमेंट से कनेक्टेड भी है। इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी की बात की जाए तो एजुकेशनल ट्रैवल ने सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ को ना इन्फ्लुएंस किया है, नॉलेज एक्वायर करने में ना मदद दी है और माइग्रेशन प्रोसेस को ना इन्हेंस किया है। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की बात की जाए तो डेफिनेशन एजुकेशन मतलब कि डिफाइनिंग एजुकेशन एंड माइग्रेशन के नाम से आपको सबसे पहले एजुकेशन की जो है वो डिफाइनिंग दी गई है। तो ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन कल्चरल वैल्यूज स्पेशलाइज्ड पर्सनल इंस्टीट्यूशन और पर्सनल मोटिवेशन से रिलेटेड है। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है घुमा पड़ा के, जैसे कि माइग्रेशंस और एजुकेशन में डिफ्रेंशिएट किया है, तो ये आपसे इनके जो की पॉइंट्स है ना ये देकर पूछे जा सकते हैं। तो माइग्रेशंस क्या है, तो माइग्रेशन इसमें ना मोटिवेशंस ऑर्गेनाइजेशंस रिसोर्सेज और इंडिविजुअल्स की ज़रूरत होती है जो मूवमेंट्स को ना फैसिलिटेट कर सकें। ओके, टाइप्स ऑफ लर्निंग बैनेट्स डिस्टिंक्शंस के नाम से है। तो इसमें ना आपको बताया गया है नंबर 1 पे कि एकेडमिक लर्निंग। तो एकेडमिक लर्निंग की बात की जाए तो प्रोफेशनल स्किल्स और स्पेशलाइज्ड नॉलेज जो फॉर्मल इंस्ट्रक्शन से मिलती है। इनफॉर्मल लर्निंग में ये होता है कि वो वैल्यूज़ एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स पैटर्न्स जो फॉर्मल सेटिंग्स के बाहर सीखे जाते हैं। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एंड स्ट्रेटेजिक सोशल प्लेसमेंट्स में आप स्टूडेंट्स को बताया गया है एक्सेप्टेंस एंड इंटीग्रेशंस। मतलब ये कि जब किसी को दूसरों के दवारे मतलब कि जब दूसरों के जो है ना वो दिए गए कंसेप्ट किए जाते हैं ना, तो ये इसके ना कल्चरल अडेप्टेशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं और ये डिसाइड करता है कि कोई इंसान अपनी एक्सपीरियंसेस को ना एसेट बनाता है, मतलब कि अपनी एक्सपीरियंसेस को जायदाद मलकियत बताता है या लाइबिलिटी ही बताता है। ओके, तो कम्युनिकेशंस चैनल्स में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि ऑन गोइंग कम्युनिकेशंस बहुत ज़रूरी है ताकि ना रिलेशनशिप और समझदारी को बढ़ाया जा सके अक्रॉस कल्चर्स में। द ट्रांसैक्शनल एंड्यूस्केप्स में आप स्टूडेंट्स को सबसे पहले चेंजिंग लैंडस्केप्स के बारे में बताया गया। तो इंटरनेशनल एजुकेशन से की फील्ड में ना रैपिड चेंजेस आई हैं और जिसकी वजह से ना स्टूडेंट्स को ना सिर्फ पार्टिसिपेंट्स के तौर पर ना नहीं बल्कि ना नॉलेज फॉर्मेशंस के एजेंट्स के तौर पर देखना ज़रूरी हो गया है। मोबिलिटी ऑफ नॉलेज में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि इंटरनेशनल स्टडी नॉलेज के सर्कुलेशंस को ना इंकरेज करती है जो एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस को और ज़्यादा इनरिच्ड बना देती है। क्रॉस कल्चरल लर्निंग में सबसे पहले आपको अंडरस्टैंडिंग कल्चर्स का जो है पॉइंट दिया गया। तो क्रॉस कल्चरल एजुकेशन अपनी अपनी कल्चर्स को ना समझने और दूसरे कल्चर्स के बारे में नॉलेज गेन करने में मदद करती है। सेंसिटिव एंड कम्युनिकेशंस में आपको बताया गया कि स्टूडेंट्स को ना कल्चरल डिफरेंसेस को पहचानना और आर्टिकल्चरल करना सीखने को ना मिलता है। आर्टिकुलेट करने में और सीखने को ना मिलता है जो कॉन्फिडेंस और सेंसिटिविटी के साथ होता है। कंटेम्परेरी रेलिवेंस में आप स्टूडेंट्स को बताया गया है नंबर 1 पे इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन हायर एजुकेशन। मतलब ये कि यूके यूएसए और कनाडा के कई यूनिवर्सिटीज़ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर हैवली डिपेंडेंट करती है, इसलिए ये कंट्रीज जापान चाइना इंडिया और मिडल ईस्ट कंट्रीज से स्टूडेंट्स को ना अट्रैक्ट करने के लिए कंपटीशंस भी कर रही है। इंटीग्रेशंस इनटू सर्कुला में आपको बताया गया कि आजकल ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अपने ना सिलेबी में ना कल्चरल नॉलेज को ना कॉर्पोरेट कर रही है ताकि स्टूडेंट्स को ना एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के लिए ना प्रिपेयर किया जा सके। केस स्टडी स्टैनफोर्ड प्रोग्राम ऑन इंटरनेशनल
एंड क्रॉस कल्चरल एजुकेशन, SPICE, ये एब्रीवेशन इसका इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें सबसे पहले मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच बताई गई है केस स्टडी को लेकर। तो SPICE मतलब ये कि स्टैनफोर्ड प्रोग्राम ऑन इंटरनेशनल एंड क्रॉस कल्चरल एजुकेशंस, यूनिवर्सिटी को ना K-12 स्कूल्स के साथ ना कनेक्ट करता है और ऐसे रिसोर्सेज डेवलप करता है जो ग्लोबल इश्यूज से जैसे कि सस्टेनेबिलिटी, हेल्थ पॉलिसी, पॉलिटिक्स और कल्चरल नॉलेज को ना एड्रेस करता है। टीचर डेवलपमेंट की बात की जाए तो ये प्रोग्राम सब प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेमिनार्स और डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज ऑफर करता है ताकि ना क्रॉस कल्चरल एजुकेशन को ना इन्हेंस किया जा सके। चैलेंजेस इन पाकिस्तान की बात की जाए तो इसमें आपको बताया गया कि पाकिस्तान में क्रॉस कल्चरल एजुकेशन काफ़ी गैप में है, जहां स्टूडेंट्स अक्सर ना अपने ही मुल्क के डाइवर्स रीजनल कल्चर्स के बारे में नहीं जानते। मिसाल के तौर पर बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स लाहौर के स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करते और एक्सेट्रा बहुत कुछ इस तरह के जो है वो चीज़ें शामिल हैं। कंक्लूजन की बात की जाए तो क्रॉस कल्चरल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है ताकि ना मुख्तलिफ कल्चर्स के बीच ना समझदारी और कोऑपरेशन से बढ़ाई जा सके। जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन दुनिया को शेप कर रही है और ये ज़रूरी हो गया है कि एजुकेशनल सिस्टम में ना क्रॉस कल्चरल लर्निंग को ना प्रायोरिटाइज किया जाए ताकि स्टूडेंट्स को ना ऐसे स्किल्स और नॉलेज दी जा सके जो इन्हें एक इंटरकनेक्टेड सोसाइटी में ना नेविगेट करने और कंट्रीब्यूट करने में ना मदद दे। ओके, मॉड्यूल 161 स्टडी एंड टीचिंग इन अ मल्टीकल्चरल वर्ल्ड के नाम से है। तो इसमें आपको बताया गया है कि क्रॉस कल्चरल एजुकेशन जो कि बहुत ज़रूरी है, मुख्तलिफ कल्चर्स के बीच में समझदारी और कोऑपरेशन को बढ़ाने में मदद करती है। और इस मॉड्यूल में हम स्टडी और टीचिंग को ना मल्टी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में ना समझने की कोशिश करेंगे और पर्सनल एक्सपीरियंसेस और रिसर्च को डिस्कस करेंगे जो इंडिविजुअल्स और सोसाइटीज़ पर ना इसके इम्पेक्ट को इलस्ट्रेट करती है, मतलब कि वाज़िया करती है। द वैल्यूज ऑफ क्रॉस कल्चरल एजुकेशन की बात की जाए तो इसमें बताया गया है कि हु मतलब कि जो एक चाइनीज़ स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में, मतलब कि हु से मुराद एक चाइनीज़ स्टूडेंट का नाम है जो एक चाइनीज़ स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में, और इसने ना ये कहा कि अब्रॉड पढ़ाई करना इंसान को ना अपने कल्चर्स को दूसरे पर्सपेक्टिव से देखने का ना मौका देता है और ये एक्सपीरियंसेस ज़िंदगी को ना एनरिच करता है और कॉन्शियसनेस को ब्रॉडन करता है और ह्यूमनिटी से कनेक्शंस को ना इन्हेंस करता है। दूसरे कल्चर्स को समझना हमारी अपनी यूनिकनेस को अप्रिशिएट करने में ना मदद भी करता है और हमें ना ये समझने में मदद भी मिलती है कि ग्लोबलाइज्ड दुनिया में ना एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ओके, तो ये सब कुछ हु ने ना बताया है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशनल एक्सपीरियंसेस की बात की जाए तो अब्रॉड पढ़ाई करना इंसान की पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशंस को ना सबब बनती है। एक स्टूडेंट्स की एग्जांपल दी गई है जो ये कहता है कि मैं वो बीनिश नहीं हूँ जो पाकिस्तान से 3 साल पहले गया था। ऐसे मतलब कि बीनिश एक लड़की का नाम है आई थिंक, तो मैं वो बीनिश नहीं हूँ जो पाकिस्तान से 3 साल पहले गई थी। और ऐसे एक्सपीरियंसेस इंसान को ना शेप करते हैं, इनका नॉलेज और सेंसेस ऑफ वंडर को ना एक्सपेंड करते हैं। अलग अलग इन्वायरमेंट्स में ट्रैवल करना और पढ़ाई करना ग्लोबल इंटर कनेक्टेंडेंस और मुख्तलिफ कल्चर्स के कंट्रीब्यूशंस को ना समझने में मदद भी करता है। ओके, चैलेंजेस ऑफ स्टडी अब्रॉड की बात की जाए तो इसमें बताया गया कि जब अब्रॉड पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है स्टूडेंट्स को। तो स्टूडेंट्स को डिफरेंट एजुकेशनल सिस्टम, स्किल्स, रिक्वायरमेंट्स, एवोल्यूशंस, मेथड्स और कल्चरल एडजस्टमेंट को नेविगेट करना पड़ता है। यूनिवर्सिटी ऑफ वारविक के स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस से दिखाते हैं कि न्यू एकेडमिक और कल्चरल इन्वायरमेंट्स को अडॉप्ट करने में ना एक लर्निंग कर्व होती है। ओके, वर्किंग अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि अब्रॉड काम करना प्रोफेशनल ग्रोथ और कल्चरल एक्सचेंज के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है। बहुत से प्रोफेशनल्स ख़ास तौर पर पाकिस्तानी से जो है डेवलप्ड कंट्रीज़ में अच्छी जॉब्स के लिए ना काम करते हैं, चाहे वो हेल्थ केयर, IT या एकेडमिया में हो।
इन एक्सपीरियंसेस से ना स्किल्स और प्रोफेशनल प्रोफाइल्स इंप्रूव होती है, लेकिन न्यू वर्क एथिक्स और इंस्टीट्यूशनल डिमांड्स के साथ अडेप्ट करना ज़रूरी होता है। नेविगेटिंग सेंसरशिप में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि जर्नलिज्म और एकेडमिया के प्रोफेशनल्स को ना अक्सर सेंसरशिप के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल और मॉरल सेंसरशिप के न्यूएंसेस को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जर्नलिस्ट को ना रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस को समझकर इनके रिस्पेक्ट करना पड़ती है, और लेकिन उन प्रैक्टिसेस को क्रिटिसाइज भी करना पड़ता है ताकि ना कल्चरल सेंसिटिवनेस को रिस्पेक्ट की जा सके। ठीक है। आगे कल्चरल कंसिडरेशंस एंड डेमोक्रेटिक चेंज में आपको बताया गया कि कल्चरल डायनेमिक्स पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स और डेमोक्रेटिक चेंजेस को काफ़ी इन्फ्लुएंस करती है, जैसे कि शेफर्स की स्टडी इन सेनेगल्स ये दिखाती है कि कल्चरल फैक्टर्स अक्सर ना इंडिविजुअल्स इलेक्ट्रल चॉइसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इन कॉन्टेक्स्ट को समझना ज़रूरी है ताकि ना इंटरनेशनल सेटिंग्स में इफेक्टिव कम्युनिकेशंस और कोलैबोरेशंस हो सके। ओके। द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल एक्सचेंज की बात की जाए तो इसमें बताया गया कि एजुकेशनल एक्सचेंज इंटरकल्चरल कम्युनिकेशंस को फैसिलिटेट करती है और इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस के बीच ना लास्टिंग कनेक्शंस बनाती है, और ये कोलैबोरेशंस ओवरऑल एकेडमिक लैंडस्केप को ना इन्हेंस करती है और क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करती है। इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशनल बेनिफिट्स में आपको बताया गया कि जो स्कॉलर्स अब्रॉड पढ़ाई करते हैं इन्हें फॉरेन लिटरेचर्स और प्रोफेशनल नेटवर्क्स का एक्सेस मिलता है, जो लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशंस को ना फोस्टर करती है, और ये एक्सचेंजेस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बीच ना इंड्यूरिंग पैटर्न्स ऑफ कोऑपरेशन से क्रिएट करते हैं, जो इंडिविजुअल्स और कलेक्टिव नॉलेज के इनरिच करते हैं। एजुकेशनल सिस्टम नीड्स की बात की जाए तो क्रॉस कल्चरल एजुकेशन को इफेक्टिवली सपोर्ट करने के लिए ना कुछ ज़रूरी नीड्स को ना एड्रेस करना होगा। नंबर 1 पे है लैंग्वेज फैसिलिटेशंस है, मतलब ये कि इंस्ट्रक्शन से के लैंग्वेज में ना प्रोफिशेंसी ज़रूरी है ताकि ना स्टूडेंट्स को कम्प्रीहेंशंस और इंटीग्रेशंस में मदद मिल सके। काउंसलिंग में ये होता है कि सपोर्ट सर्विसेज चाहिए होती है जो स्टूडेंट्स को कल्चरल एडजस्टमेंट्स और एकेडमिक की चैलेंजेस को नेविगेट करने में मदद करे। अडेप्टेशन से स्ट्रेटजीज़ की बात की जाए तो प्रोग्राम्स को कल्चरल नॉर्म्स और एजुकेशनल प्रैक्टिसेस को ना अडेप्ट करने के स्ट्रेटजीज जो है वो इंक्लूड करनी चाहिए। कंटेंट एंड टीचिंग लेवल्स की बात की जाए तो ये ज़रूरी है कि सर्कुलम से डाइवर्स लर्निंग बैकग्राउंड्स के लिए ना अप्रोप्रिएट हो। कंक्लूजन की बात की जाए तो इसमें बताया गया कि मल्टी कल्चरल वर्ल्ड में ना पढ़ाई और टीचिंग बहुत इनरिचिंग और चैलेंजिंग होती है। कल्चरल डायनेमिक्स को समझना, न्यू इन्वायरमेंट्स में ना अडेप्ट करना और इंटर कल्चरल कम्युनिकेशंस को फोस्टर करना आज के इंटरकनेक्टेड ग्लोबल लैंडस्केप में ना पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। ओवरऑल ये था आपका लेसन नंबर 40, जो था बहुत लेंथी लेकिन मज़े का था, क्योंकि इसमें आपको बताया गया था स्टूडेंट्स से लेकर जो रेफ्यूजीज़ होते हैं या इमिग्रांट्स हासिल कर लेते हैं किसी कंट्री में पढ़ाई के सिलसिले में या पनाह हासिल करने के सिलसिले में या इमिग्रांट्स के सिलसिले में जो भी है, तो किस तरह से वो उस कल्चर को अडेप्ट करते हैं या अकोकल्चरेशंस करते हैं। तो ओवरऑल आपको लेसन नंबर 14 में बताया गया था। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा आपको कि क्या क्या आप स्टूडेंट से पूछा जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले आपसे जो है वो पूछा जा सकता है कि साइकोलॉजिस्ट जो है वो किस टाइप्स ऑफ ग्रुप्स के साथ काम कर रहे हैं। तो इमिग्रांट्स वाले ग्रुप्स के साथ काम करें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ रेड कलर में ही। तो साइकोलॉजिस्ट जो है वो ज़्यादातर किस ग्रुप्स के साथ काम कर रहे हैं, इमिग्रांट्स वाले ग्रुप्स के साथ काम कर रहे हैं। ओके, अकोकल्चरेशंस क्या है, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और टाइप्स ऑफ अकोकल्चरेशंस की कौन कौन सी हैं, तो 4 तरह की टाइप्स है। ओके, और यहाँ तक कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रेफरेंस फॉर मेंटेनिंग द ओरिजिनल कल्चर्स, वैल्यूज़ एंड कस्टम्स, तो ये किस टाइप्स में आता है। एसिमिलेशन, सेपरेशंस, इंटीग्रेशंस या मार्जिनलाइजेशंस, तो ये आता है सेपरेशंस में। ओके,
तो एक्वाकल्चरेटिव स्ट्रेस क्या है? ओवरऑल ये डेफिनेशन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। तो एक्वाकल्चरेटिव स्ट्रेस का दूसरा नाम है कल्चर शॉक। ओके, आगे है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, क्या कहते हैं एक्वाकल्चरेटिव शॉक को लेकर और इमोशनल डिसऑर्डर्स के साथ होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पर आके आपसे पूछा जाएगा। और लर्निंग एक्सपीरियंस क्या होता है साइकोपैथोलॉजी इन इमिग्रांट्स में, और रीसेंट पर्सपेक्टिव्स क्या कहते हैं, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और नीचे मैं आता हूँ तो इसमें साइकोडायनेमिक साइकोथेरेपी की बात की जाए तो उसको भी मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। ये तीन तरह की जो है वो चीज़ें शामिल होती हैं, मतलब कि साइकोलॉजिकल प्रोसेस में जो सोशल कल्चर फैक्टर्स को शेप करते हैं ओवरऑल। आगे है मॉड्यूल 161, सॉरी मॉड्यूल 160 जो है वो इसमें ना आपको कंसेप्चुअलाइजेशन क्रॉस कल्चरल एजुकेशन के हवाले से है। मतलब कि जब हम किसी कंट्री में जब स्टडी वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं, तो जब हमारा स्टडी वीज़ा लग जाता है तो वहाँ के कल्चर्स किस तरह से हम अडेप्ट करते हैं, यहाँ पे किस तरह से हम कल्चर्स जो है वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो ओवरऑल आपको ने इसमें मॉड्यूल में बताया गया था। तो इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी होता है, जाहिर सी बात है कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन ट्रैवल किया है, एक इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी और रीजन्स इन द रोमन रिपब्लिक भी है। ओके, एजुकेशन और माइग्रेशंस के दरमियान जो डिफरेंस है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे घुमा पर आके पूछा जा सकता है। सपोज आपसे पूछा जा सकता है मोटिवेशन ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज एंड इंडिविजुअल्स टू फैसिलिटेट द मूवमेंट, ये किस में आता है? एजुकेशन में आता है या माइग्रेशंस में आता है? तो ये माइग्रेशंस में आता है। ओके, और इसी तरह आपको एकेडमिक लर्निंग और साथ में इनफॉर्मल लर्निंग के हवाले से भी पूछा जा सकता है। इसी तरह पूछा जाएगा जैसे कि मैंने ऊपर वाला एजुकेशन और माइग्रेशन को लेकर पूछा था। सपोज आपको इसको लेकर कुछ ऐसा सा पूछा जा सकता है कि वैल्यूज एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स पैटर्न्स एक्वायर्ड आउटसाइड फॉर्मल सेटिंग्स, ये किस में आता है? इनफॉर्मल लर्निंग में आता है या एकेडमिक लर्निंग में आता है? तो ये इनफॉर्मल लर्निंग में आता है। ओके, आगे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एंड स्ट्रेटेजिक सोशल प्लेसमेंट्स इंपॉर्टेंट हो सकता है, लिहाजा आप इसको ना 2-3 मरतबा पढ़ के मेमोराइज कर लेना स्टूडेंट्स। क्रॉस कल्चरल लर्निंग आ गया, पी कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस आ गया, छोटे छोटे पॉइंट्स आ गए और फर्दर इनके एक्सप्लेनेशंस भी छोटा छोटा आ गया। तो लिहाजा आप इसको ना अच्छे से जो है वो पढ़ लेना। और इसको भी मैं हाईलाइट कर लेता हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका जो है एब्रीवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे आता हूँ तो अच्छा ये जो है ना पैराग्राफ चैलेंजेस इन पाकिस्तान, ठीक है, तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट कर ही लेता हूँ। और नीचे आता हूँ तो इसमें अब ट्रांसफॉर्मेशनल एक्सपीरियंसेस है और साथ में द वैल्यूज ऑफ क्रॉस कल्चरल एजुकेशन के नाम से। तो ये जो है वो एक हु ने नोटेट किया था और जो कुछ उसने नोट किया था वो उसने बता दिया। तो ओवरऑल इसको मैं हाईलाइट तो नहीं कर रहा, इसको जस्ट इस पूरे पैराग्राफ को ना अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है द वैल्यूज ऑफ क्रॉस कल्चरल एजुकेशन को लेकर हु ने क्या नोट किया था, तो वो बताएं। तो हु क्या एक चाइनीज स्टूडेंट्स है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में पढ़ता था। ओके, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट कर ही लेता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, आगे नीचे आया जाए तो इसमें आपको कल्चरल कंसिडरेशंस एंड डेमोक्रेटिक चेंज इंपॉर्टेंट है, और इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशनल बेनिफिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये एजुकेशनल सिस्टम नीड्स, ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ओवरऑल। तो ये था आपका लेसन नंबर 40 का ओवरव्यू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या क्या पूछा जा सकता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।